मुझे गियर में इसके एक दिक्कत आ रही थी। जब भी मैं डाउन शिफ्ट करता था तो कुछ टाइम तो गियर अटक जाते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं रोनिन के ओनरशिप रिव्यू की, कि मैंने ये बाइक क्यों ख़रीदी, मुझे इसमें क्या पसंद आया, सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट कैसा मिलता है, माइलेज क्या मिलती है बाइक की, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कॉस्टिंग आती है सर्विस की। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मुझे इसमें पसंद आया, क्या मुझे पसंद नहीं आया, और लास्ट में मैं आपको मेरी फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा। तो गाइस, पहले हम बात करने वाले हैं कि मैंने ये बाइक क्यों ख़रीदी, दूसरी बाइक्स मैंने क्यों नहीं ली, मुझे इसमें क्या पसंद आया। ठीक है, तो पहले मैंने देखो, जब मैं बाइक लेने निकला था तभी मैंने काफ़ी सारी बाइक्स कंसिडर की थी। मेरे ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा बाइक्स थी। पहले मैं होंडा में गया, उसके बाद हीरो में गया, उसके बाद मैं सीधा टीवीएस में चला गया था। बजाज में नहीं गया था क्योंकि मुझे बजाज की बाइक पहले से कम पसंद आती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पल्सर में ही है सारी ऑप्शन। तो मुझे पल्सर उतनी ज़्यादा खास कुछ समझ नहीं आती है, बाकी दूसरे लोगों को समझ आ सकती है, पर मेरी चॉइस डिफरेंट है। तो पहले मैंने हीरो में एसपी साइन देखी थी, ठीक है, वो 125 सीसी के सेगमेंट में थी। उसके बाद मैंने यूनिकॉर्न भी देखी थी होंडा की। उसके बाद मैं हीरो में गया तो एक्सट्रीम भी मैंने देखी थी 125 सीसी और 160 सीसी दोनों में, और वो उतना कुछ खास मुझे चलाने में, टेस्ट ड्राइव में पसंद नहीं आई। हाँ, देन मैं गया था टीवीएस में। तो टीवीएस में जाकर मैंने अपाचे आरटीआर 160 भी देखी। उसके बाद मैंने अपाचे 125 सीसी वाली भी देखी और टीवीएस राइडर भी देखी। और उस सारी मैंने बाइक्स की टेस्ट ड्राइव ली, और मुझे बाद में ये दिखी रोनिन। ये मैं कोई प्री प्लान करके नहीं गया था, तो रोनिन मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी, लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया थी। टेस्ट ड्राइव ली तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी आई, पिकअप भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने ये कंसिडर की। हालांकि इसकी प्राइस रेंज में दूसरे और भी ऑप्शन थे, जैसे कि रॉयल एनफील्ड हंटर की हंटर 350 भी थी। तो वो मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पहले से पसंद नहीं है, क्योंकि उनके ड्राइविंग डायनामिक्स उतने कुछ खास पसंद नहीं आते मुझे, क्योंकि एक तो कंट्रोल नहीं होती है बाइक ठीक से, हाई स्पीड पर वॉबल करने लग जाती है। तो मेन ये कंसर्न रहा था मेरा। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसके सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो देखो, मैंने जब से बाइक ली है तब से मैंने इसको मोस्टली ज़्यादातर ड्राइविंग मेरी सिटी में रही है। मैं अहमदाबाद में तभी रहता था, तो अहमदाबाद में सिटी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आती थी कि शॉर्ट टर्न में अगर आपको मोड़नी है तो आप कंफर्टेबली इसको मोड़ नहीं पाते, टर्न नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है। तो सिटी ट्रैफिक में ये बात तो है कि इसको चलाने में उतना मज़ा नहीं आता, पर जिस हिसाब से इसकी पावर और पिकअप है उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल राइड देती है सिटी में भी, क्योंकि जब भी ट्रैफिक से बाहर निकलना होता था, एक्सीलेटर घुमा और फट से आप बाहर निकल जाते थे, ठीक है। फिर क्लच फील इसका कुछ इतना हार्ड नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल क्लच फील है इसका, क्योंकि जब भी सिटी ट्रैफिक में हम लोग फंस जाता है तभी क्लच काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है कि वहाँ से बाहर निकलने में। क्लच इसका सॉफ्टर साइड पर है, उतना भी सॉफ्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा हार्ड है उतना, तो क्लच की फील काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा इसका हीटिंग इश्यू है बाइक में थोड़ा, क्योंकि अगर ट्रैफिक लाइट पर हम ज़्यादा देर तक ट्रैफिक में हम खड़े रहते थे तो इसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती थी टंकी तक, इंजन से लेकर। हालांकि इसमें का और ऑयल कूल इंजन है, फिर भी जो इसकी हीटिंग है ना, वो यहाँ से लेकर सीधी टंकी तक ट्रांसफ़र होती है इंजन से, तो पैरों में थोड़ी हीटिंग फील होती है। तो ये इसका एक हीटिंग इशू तो है सिटी ट्रैफिक में, ठीक है। अगर आप हाईवे पर चलते हो तो उतनी ज़्यादा कुछ हीटिंग नहीं लगती है। उसके अलावा इसका सस्पेंशन की बात करते हैं तो आगे की साइड हमें यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, और पीछे हमें एक मोनोशॉक गैस फील्ड सस्पेंशन मिल जाता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में कि कहाँ पर है उसका मोनोशॉक गैस फील्ड सस्पेंशन, जो सिंगल स्प्रिंग के साथ आता है। उसके साथ ही कंफर्टेबल है बाइक, ठीक है। अगर पिलियन के साथ आप कोई सामान के बिना जा रहे हैं तो कंफर्टेबल है सिटी राइडिंग में। हाईवे एक्सपीरियंस की बात करते हैं
तो हाईवे में कुछ दिक्कत नहीं आती है हमें। हमें सिर्फ यही फील होता है क्रूजिंग स्पीड इसकी काफ़ी बढ़िया है। हम इसको 80-90 आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। और मैंने एक बात इसमें एक नोटिस की थी कि जब भी मैं 60 की स्पीड पर 5th गियर में होता था तभी उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन पैरों में फील होती थी जी। हालांकि ओवरऑल सीट तक वाइब्रेशन नहीं पहुंचती थी, सिर्फ पैरों में ही फील होती थी। तो ये एक इसका मुझे हाईवे पर एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी स्टेबिलिटी बाइक की काफ़ी गुड है जिस हिसाब से मैंने चलाई है बाइक को। मैं एक बार तो मैं हाईवे पर जा रहा था, काफ़ी स्पीड पर था, तो थोड़ा मैं बम्प मुझे नहीं दिखा, स्पीड ब्रेकर मुझे नहीं दिखा। तो ड्यूल तब मैं मेरे साथ कंपेनियन में भी थे, तो मुझे वो दिखा नहीं स्पीड बम्प, तो कूद गई ऊपर से। और स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी थी, 50 या 60 थी। तो बाइक एकदम स्टेबल रही, ठीक है, कोई वोबल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाइक की स्टेबिलिटी अच्छी रही, कंट्रोल में थी बाइक। तो यस, कंफर्ट और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरटेकिंग की बात करें तो अगर आपकी स्पीड और गियर रेशियो ठीक ठाक है, मतलब स्पीड के हिसाब से अगर गियर है तो आप जल्दी आसानी से ओवरटेक कर सकते हो किसी भी व्हीकल की। पर हाँ, ये जो पिकअप है वो हमें 90 या 100-110 तक ही सही मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्रूज़र बाइक की पिकअप उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो गैस बात कर लेते हैं कंफर्ट की। तो राइडर कंफर्ट और पिलियन कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट काफ़ी स्मूथ भी नहीं है और हार्ड भी नहीं, ठीक है। वैसे तो सॉफ्टर है, स्विफ्ट सॉफ्ट साइड पर है, पर आप 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर एक ही ड्राइव पर आप खींच सकते हो बाइक को, तब तक हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। उसके बाद क्या थोड़ी स्किन जलने लगती है क्योंकि पूरा लोड वहाँ पर आता है जब हम बैठते हैं। तो पिलियन के साथ भी जा रहे हो, अगर पीछे कोई बैकपैक नहीं है आपके साथ, तो काफ़ी बढ़िया कंफर्ट मिल जाता है क्योंकि सीट 2 लोगों के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है सीट, और उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो सीट को कि उतनी ज़्यादा खास बड़ी नहीं लग रही है मुझे। इससे ज़्यादा बड़ी तो HF डिलक्स और स्प्लेंडर में मिल जाती है, ठीक है। तो यस, कंफर्ट है, पर हम कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर तक ही ड्राइव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने जाएंगे तो जलन होती है। अभी माइलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सिटी में कितना माइलेज मिल जाता है, हाईवे पर कितना मिलता है, ओवरऑल माइलेज क्या मिलती है। तो देखिए, सिटी में ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से अगर देखने जाए तो 22 से 25 की माइलेज हमें दे देती है, क्योंकि कई बार सिटी में ट्रैफिक लाइट्स पर हमें रुकना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 22, 25 या 30 तक भी चली जाती है। कंपनी तो 45 की माइलेज क्लेम करती है, तो 45 हाईवे पर मिल जाती है हमें। इवन मुझे 45 से ज़्यादा भी मैंने इससे माइलेज निकाली है। तो मैंने अराउंड लगभग 49-50 तक की माइलेज भी हाईवे पर ली है, ठीक है, इससे, क्योंकि ये रेंज भी दिखाता है जिस हिसाब से इसमें फ्यूल होता है उस हिसाब से। पर यस, सिटी में माइलेज 30-35 तक आप गिन सकते हैं, और हाईवे में आप इसकी 49, 48, 50 तक जा सकते हो। अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें सिटी और हाईवे की मिक्स करके, तो हमें सिटी और हाईवे में थोड़ी अराउंड 40 या 42 के समथिंग मिल जाती है, ठीक है। उतनी कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। अगर स्मूथ ड्राइव करें, अच्छे से ड्राइव करें, तो काफ़ी बढ़िया माइलेज निकाल कर दे देती है। तो इसके सर्विस एक्सपीरियंस की कितनी कॉस्ट आती है सर्विस की, मुझे इसका टीवीएस का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सर्विस कॉस्ट क्या आती है। देखिए, अभी बाइक नहीं है, ठीक है, मेरी अभी 1 साल ही हुआ है मुझे लिए, तो कोई ज़्यादा मेजर सर्विस आई नहीं है अभी तक। सिर्फ एक बार ऑयल और ऑयल फिल्टर वो सब कुछ चेंज हुआ है, तो उतना कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। 1200-1300 रुपये में मेरी सर्विस हो गई थी, क्योंकि उतने तभी हुए क्योंकि मैंने तभी पहली बार जो इसकी चेन सर्विस होती है ना, वो डीलरशिप से करवाई थी, उस वजह से। बाकी टीवीएस का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस तो वो तो डीलरशिप पर डिपेंड करता है, एवरी डीलरशिप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कौन सी डीलरशिप अच्छा प्रोवाइड करती है, कोई नहीं करती है, ठीक है।
वैसे सिटी की बात करें, अगर आप बिग मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। हाँ, सब अर्बन एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो तो काफ़ी वेल एंड गुड सर्विस मिल जाती है। मैंने अभी तक 2 सर्विस सेंटर की सर्विस एक्सपीरियंस की है। पहली अहमदाबाद में की है और दूसरी यहाँ पाटन में की है। तो अहमदाबाद वाला उतना कुछ ज़्यादा खास ठीक ठाक मुझे लगा, और पाटन वाला भी सेम ही था, ठीक है। जो मुझे मैंने दिक्कत बताई थी वो सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो अपने ही हिसाब से मुझे बता रहे थे कि इसमें ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, उसके बाद मुझे पहली बार सर्विस सेंटर तब जाना पड़ा कि जब मैं अपने वर्क के लिए निकला था, ठीक है, मेरे घर से। तो तभी ये जो क्लच है ना, ये क्लच में ये वाला जो स्क्रू है वो चालू बाइक में गिर गया था, तो क्लच लीवर यहाँ से पूरा निकल गया था, ठीक है। उस वजह से मुझे गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्लच पूरी तरह से एंगेज ही नहीं हो पा रहा था। वो जो है उस वजह से मुझे एक वहाँ पर दिक्कत हुई, और इसकी वजह से इसकी क्लच स्विच पूरी ख़राब हो गई थी, तो वो चेंज करनी पड़ गई थी। तो वो तो पहले तो वो ऐसा ही बोल रहे थे कि ये आपको इसका पे करना पड़ेगा और ये वारंटी में क्लेम नहीं होता। तो फिर मैंने बोला कि ये तो आपकी गलती है ना, आपकी फिट एंड फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, ये स्क्रू निकल गया और मेरी क्लच स्विच ख़राब हो गई। उसकी वजह से यहाँ पर मुझे इंजन चेक लाइट भी आ गई थी इसके अंदर। उसके अलावा जब मैं नई बाइक लेकर आया था, तो यहाँ पर ये जो इंजन का कवर है ये वाला, इसके नट बोल्ट मुझे काफ़ी लूज़ मिले थे। तो मैंने ये लोकल मैकेनिक से गैराज में जाकर मैंने ये टाइट करवाए थे, ये सारे नट बोल्ट्स। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके सर्विस के साथ। बात कर लेते हैं मुझे इस बाइक में क्या पसंद आया, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की। तो स्टाइलिंग की बात करते हैं तो आप फ्रंट से देख सकते हो कि हमें यहाँ पर फुल एलईडी में पूरा लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, वो भी राउंड शेप में, जो कि काफ़ी क्लासिक लुक देता है बाइक की। तो और साथ ही में जो सारी लाइट्स है वो एलईडी में, ठीक है। चाहे टर्न इंडिकेटर हो, फ्रंट डीआरएल हो, या फिर फ्रंट हेडलाइट हो, या फिर पीछे टेल लाइट हो, या फिर नंबर प्लेट वाली लाइट हो, सारी एलईडी में मिल जाती है। उसके अलावा जो इसका मीटर कंसोल है वो भी एलसीडी में मिल जाता है, और इसकी ब्राइटनेस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सारे फीचर्स मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की, तो वो भी मुझे शानदार लगा, पसंद आया। उसके अलावा इसकी माइलेज भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। हाँ, सिटी में कम है, उतनी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। काफ़ी पसंद आई कि बाइक ज़्यादा कुछ शोर नहीं मचा रही, ठीक है। जैसे बुलेट मचाती है शोर, हंटर मचाती है, वैसे शोर नहीं मचा रही। पावर उतना ही डिलीवर करती है जितना हंटर 350 करती है। पीछे की आप स्टाइलिंग देख सकते हो बाइक की, जो मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी टेल लाइट है, टेल लाइट रेड कलर में पूरी स्ट्रिप दी है कंपनी ने, काफ़ी स्पोर्टी वाइब देता है। साथ ही में चारों पावर ये जो इंडिकेटर है वो एक साथ जलते हैं। हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन हमें मिला है, वो भी फुल एलईडी में है, काफ़ी अच्छी लाइट थ्रो करता है। उसी के साथ यहाँ जो नंबर प्लेट वाली लाइट है वो भी एलईडी में मिल जाती है हमें, तो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। तो उसके अलावा पीछे एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। तो इसके जो मैं कंफर्ट की बात कर रहा था, क्योंकि ये जो सस्पेंशन है इसका स्प्रिंग वाला, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये गैस फिलिंग के साथ है। उसकी वजह से जो अंदर गैस चार्ज का तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देता है, कोई बम फील नहीं होते, छोटे मोटे गड्ढे भी कुछ ज़्यादा फील नहीं होते, ठीक है। काफ़ी बढ़िया, चलाने में मज़ा आता है। अभी जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं है मैं उसकी बात कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो इसकी जो सीटिंग है ना, सीट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बकवास लगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है सीट, ठीक है, और उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है मुझे। वो सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है सीट। और उसके साथ जो ये पीछे ग्रैब हैंडल दिया गया है ये वाला, ये जब हम पीछे बैठते हैं ना तो ये चुभता है पीछे, उतना ज़्यादा कुछ खास इसका मुझे यूज़ नहीं लगा। अगर थोड़ा ऐसा ऊपर की ओर दे दिया होता इतना तो काफ़ी अच्छा रहता। तो
ये था कुछ इसके 2 कॉन्स। उसके अलावा भी मुझे 1-2 कॉन्स लगे इसमें, कि जब भी हम लोग 60 की स्पीड पर होता है तो वाइब्रेशन हमें यहाँ जो पैर वाली साइड है यहाँ पर ही हमें वाइब्रेशन फील्स होते हैं। उसके अलावा जो इंजन की हीट होती है वो यहाँ से निकल कर सीधी यहाँ ट्रांसफ़र होती है और यहाँ से ये सब कुछ हमें गरम गरम लगता है, ठीक है। ये हीट हो जाता है जल्दी से। तो इसमें फ्यूल टैंक भी है यहाँ पर है, तो क्या होता है कि गैस बननी शुरू हो जाती है फ्यूल्स की, जो भी अंदर जितना भी फ्यूल रहता है। उसके अलावा जो वाइब्रेशन है वो यहाँ मिरर्स तक है, उसकी वजह से पीछे थोड़ा ब्लर दिखता है। जब भी ये वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे तो पीछे का हमें सही से नहीं दिख पाता है। हाई स्पीड पर उतना वाइब्रेट नहीं करता है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ 50 से 60 के बीच की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मुझे गियर में इसके एक दिक्कत आ रही थी, जब भी मैं डाउन शिफ्ट करता था तो कुछ टाइम तो गियर अटक जाता। जब मैंने सर्विस बोला तो जब भी बोलता था तो वो ठीक कर देते थे, पर 200-300 किलोमीटर के बाद फिर से ये वैसे अटकने लगते थे। मतलब जल्दी से न्यूट्रल में नहीं जाती थी, या तो फिर मैं 4th गियर में हूँ तो मुझे 2nd गियर में आना है, ट्रैफिक में सिटी में अगर खड़ा रहना है सिग्नल पर, तो 4th से 2nd में आने में इसको बीच में अटक जाती थी, 3rd में आकर अटक जाती थी, 2nd में नहीं आती थी, फिर थोड़ा क्लच रिलीज करो फिर आती थी, ठीक है। ये मुझे प्रॉब्लम कई बार हुई। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाइक अभी अभी चलाना सीखा हूँ, मुझे बाइक चलाना काफ़ी अच्छे से आता है, ठीक है। तो आपको ये किसी के मन में हो कि नहीं चलाना आता हो, इसलिए मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो फिर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई। और भी नई वीडियो आने वाली है ऐसी अलग अलग कार्स के ऊपर, अलग अलग बाइक्स के ऊपर। अभी जो नई कार्स रिसेंटली लॉन्च हुई है उसके ऊपर भी मैं बनाने वाला हूँ वीडियोस। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके सारे वीडियो एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा फाइनल वर्डिक्ट मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो ओवरऑल देखिए, मुझे बाइक पसंद थी इसलिए मैंने ली है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को पसंद नहीं, मुझे बाइक पसंद नहीं थी और किसी ने मुझे ऐसे ही चिपका दी है बाइक, ठीक है। ऐसा नहीं था, मुझे बाइक पसंद थी। और अभी मुझे जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ मुझे इसका एक्सपीरियंस हो रहा है। और साथ में हाँ, एक और कौन मैं आपको गिनाना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई पिलियन पीछे बैठा होता है तो इसकी जो LEDs है आगे वाली हेडलाइट, तो वो हेडलाइट पीछे से जब कोई बैठा होता है तो ऊपर ऊंची चली जाती है, रोड पर नीचे विजिबिलिटी देने की जगह पूरी ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि कैसे दिखती है। ये जो अभी आप देख पा रहे हो ना, ये सामने लाइट आ रही है, ठीक है, सीधा कैमरे पर। तो जब कोई पिलियन बैठता है ना तो यहाँ से लाइट जो अभी यहाँ आ रही है ना वो इतनी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये मुझे एक दिक्कत लगी इस बाइक के साथ कि पीछे वजन आने से आगे से बाइक थोड़ी उठ जाती है, मतलब इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी सीधी ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये कुछ मुझे ये सारे कॉन्स लगे इसमें। उसके अलावा बाइक काफ़ी अच्छी है, डेली कम्यूट या फिर ओकेशनल प्लान के लिए आपको चलाने का मन है तो आप इसको ले सकते हो। डेली कम्यूट के लिए अगर ट्रैफिक में सिटी में आपको ज़्यादा जाना रहता है तो इसका एक टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है टर्न लेने में। खड़ी बाइक नहीं टर्न कर पाती है, अगर चलती बाइक में आप टर्न कर लेते हो तो काफ़ी वेल एंड गुड है। आप रोनिन को कंसिडर कर सकते हो अगर लॉन्ग ट्रिप्स करनी है तो, पर आपको सीट में कुछ चेंजेस करवाने, कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अभी ये बाइक पूरी रॉ है मेरे पास, कोई मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करवाई है। सैडल बैग आप लगा सकते हो, सीट कंफर्ट आप बढ़ा सकते हो जेल पैड्स लगाकर, तो ये सब कुछ आप इसमें करवा सकते हो। और इसी के साथ मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ, इसका हॉर्न काफ़ी बुलेट से मिलता जुलता है। साथ ही में इसमें ऑयल कूल इंजन दिया गया है, पर मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई कूलिंग की, ऑयल कूल की ज़रूरत थी। अगर फिन्स वाला इंजन साथ में डिज़ाइन दिया है और रेडिएटर भी काफ़ी छोटा दिया गया है, रेडिएटर बड़ा होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, तो मुझे कुछ लगता कि हाँ ठीक है ये कूलिंग के लिए काम आएगा। तो ये थी कुछ मेरी ऑनरशिप एक्सपीरियंस रोनिन का। वैसे आप
कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये लेने का मौका मिलता है तो आप ये लोगे या फिर दूसरी कोई बाइक चूज़ करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।